हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आरो मोमयोंग से कहती है कि हमारी माँ तो गूंगी थी और वो हमारे लिए लोरी नहीं गा सकती थी। मोमयोंग खामोश हो जाता है। आरो कहती है कि तुम भूल गए होगे है ना, मैं भी अक्सर माँ की बातों को भूल जाती हूँ। अब बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया है और ये भी मुझे पिताजी ने बताया था और तुम अभी तक इधर ही हो, तुम्हें अब जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हें कोई पकड़ ले। और वैसे भी पहले टास्क में तुम फेल हो चुके हो। और फिर ये कहकर आरो वहाँ से चली जाती है और मोमयोंग बस आरो को जाता हुआ देख रहा होता है और आरो भी बस इसी कश्मकश में होती है कि आखिर वो माँ की बातों को भूल कैसे गया है। फिर मैकचोन को पाहु के साथ दिखाते हैं। वो दोनों होरांग ग्रीक के बाहर खड़े होते हैं। पाहु कहता है कि उन लोगों ने आपसे 3 बजे यहाँ पर मिलने का वादा किया था और देख लें अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। आपको उनसे दूर रहना चाहिए। आप पता नहीं उन बदमाशों के साथ कैसे रहते हो और वो आपके साथ कैसा सलूक करते होंगे। मुझे तो ये सब सोच के नींद ही नहीं आती है। मैकचोन कहता है कि इसमें भला उनकी क्या गलती, तुम जानते ही हो ना कि मेरी पहचान क्या ही है उनके सामने। पाहु कहता है कि महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप कौन है। आज मैं जानता हूँ कि आप सिला के महाराज हैं और कल सारा सिला भी ये बात जान जाएगा कि आप यहाँ के महाराज हैं और ये बात आप भी जानते हैं, तो ऐसा मत कहा करें। पाहु की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। मैकचोन उसे देखता है तो पाहु कहते हैं कि पता नहीं मेरी आंखों में क्या चला गया। मैकचोन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने मुझे तंग किया है मुझे उनके नाम लिख लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में जब मैं महाराज बनूं तो उन्हें अपने पैरों के तले कुचल सकूं। और किसी को मारने तक उबालते हैं तो पाहु कहता है कि यानी जब तक वो मर ना जाए उसे गर्म पानी में उबालते रहो। तो मैकचोन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही सजा दूंगा, तो समझ गए ना तुम। तो पाहु कहता है कि महाराज मैं आपके हमेशा हुक्म का पालन करूंगा। फिर मैकचोन मोमयोंग को वहाँ पर आते हुए देखता है तो पाहु वहाँ से भागकर चला जाता है। मैकचोन कहता है कि इतनी देर क्यों लगा दी, तुम जानते भी हो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। देखो मुझे ऐसे इंतजार करने की आदत नहीं है। मोमयोंग कोई भी जवाब नहीं देता। तो मैकचोन कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम तो अपनी माँ की बरसी पर गए थे ना, तो फिर अभी तुम इतने उदास क्यों हो। तो मोमयोंग आरो की बात को याद करता है कि हमारी माँ तो गूंगी थी। तो कहता है कि क्या कोई इंसान अपनी माँ की यादों को भूल सकता है और क्या ये भूलना नॉर्मल है। अगर बड़े होने के बाद हम ये भी भूल जाएं कि जिस माँ ने हमें पैदा किया था वो बोल भी पाती थी या फिर नहीं। तो मैकजॉन कहता है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन अपनी माँ की यादों को मैं भुला नहीं पाता हूँ। तो फिर अपनी माँ को भूलने की बेवकूफी आखिर कौन ही कर सकता है। तो मोमयोंग कहता है कि मैं इतने में वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं। बेंड्रियो ने सुहो को अपने कंधों पर उठाया होता है और कहता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। जुयोन मोमयोंग और मैकजॉन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर अंदर जाके बात करते हैं। बेंड्रियो कहता है कि इसे क्या मैं अकेले अंदर लेकर जाऊंगा। और फिर सभी मिलकर सुहो को अंदर लेकर आते हैं। जब वो सभी अंदर आ रहे होते हैं तो होरांग गार्ड उनके सामने आ जाता है और फिर ये सभी पकड़े जाते हैं। सुबह में सभी अपनी सजा पूरी कर रहे होते हैं और आज की सजा में उन्हें सोच चक्कर होरांग मास्टर को अपने कंधों पर उठाकर लगाने होते हैं। होरांग मास्टर कहते हैं कि जरा सही से पकड़ो, मैं एक साइड को गिर रहा हूँ और तुम लोग कितने स्लो हो, अभी सिर्फ 15 चक्कर हुए हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही चलते रहे तो 100 चक्कर न जाने कब पूरे होंगे। और पहले तो तुम सभी एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, तो अब तुम सब एक दूसरे के करीब कैसे आ गए, बहुत बेवकूफ हो। और फिर जब होरांग मास्टर आगे आगे चल रहे होते हैं तो वो दरख्तों के पत्तों के साथ टकराते हैं और उनका दिल खराब होने लगता है। जुयोंग कहता है कि मेरा प्लान बिल्कुल ठीक था, ये तुम दोनों की वजह से ऐसा हुआ है। तो सुहो कहता है क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर कल रात को क्या हुआ था। तो बेंड्रियो कहता है कि कल कुछ भी नहीं हुआ था और फिर उनके 16 चक्कर हो जाते हैं। एक होरांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या ये लोग 100 चक्कर पूरे कर पाएंगे। तो दूसरा होरांग कहता है कि मेरे ख्याल से तो 20 चक्कर लगाते ही उनके पैर जवाब दे जाएंगे और अगर 100 चक्कर लगाए तो फिर तो सीधा मौत। हांसियों कहता है कि चुप करो और बेंड्रियो ने सुहो की बहन के साथ ऐसा क्यों किया होगा। तो होरांग कहता है कि बेंड्रियो ने क्या किया है। तो हांसियों कहता है कि उसने सुहो की बहन पर हाथ डालने की कोशिश की है। तो होरांग कहता है कि बहुत हिम्मत वाला है बेंड्रियो। और फिर जब होरांग मास्टर जा रहे होते हैं तो उन्हें उल्टी आने लगती है और फिर वो पहले आगे खड़े हुए लोगों पर उल्टी करते हैं और फिर पीछे खड़े हुए सुहो और बेंड्रियो पे उल्टी करते हैं। फिर ये पांचों नहा रहे होते हैं और कहते हैं कि कितनी बदबू है, ये बदबू आखिर कैसे जाएगी। मैकचोन कहता है कि ये सब कुछ मुझे उस शराब की वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मैं देख लूंगा
होगा उसे। सुहो कहता है कि अजीब है ना, कल रात को क्या हुआ था मेरे साथ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। तो जू योंग हंसने लगता है और कहता है कि क्या पता। फिर जब मॉम योंग नहाने के बाद अपने कपड़े रखने के लिए जा रहा होता है तो वो महाराज का ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। मैकजून उसे आकर पकड़ता है और कहता है कि ये वहाँ पर गिर गया था। मॉम योंग उसे पकड़ने वाला होता है तो कहता है कि ये बहुत ज्यादा नायाब है, तुम्हें कहाँ से मिला। तो मॉम योंग कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है और ये मेरा नहीं है। तो मैकजून कहता है कि फिर तुम ये मुझे दे दो, ऐसी चीजों को इकट्ठा करने का मेरा शौक है, तो तुम मुझे बेचोगे, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो मॉम योंग कहता है कि मैं इसे बेच नहीं सकता, इसे मुझे किसी को लौटाना है। तो मैकजून कहता है कि बहुत बुरा हुआ ये तो, मुझे तो ये बहुत पसंद था। और फिर मैकजून मॉम योंग को ब्रेसलेट वापस कर देता है। मॉम योंग अपनी कलाई पे पहन लेता है और पूछता है कि उस दिन तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, तो क्या तुम सच में मेरी बहन को पसंद करते हो। तो मैकजून कहता है कि अगर मैं उसे सच में पसंद करता हूँ तो। फिर सुयोंग को दिखाते हैं कि जब वो बाजार में आती है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। वहाँ पर खड़े आदमी बातें करने लगते हैं कि कल सुहो और बैंड्रियो के दरमियान में कितनी लड़ाई हुई और अब सुहो की बहन की वजह से उनकी दुश्मनी ज्यादा हो गई है। अब तो ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई मर ना जाए। और बैंड्रियो ने जो भी किया उसने गलत किया, अगर मैं उसका भाई होता तो उसे मार ही देता। तो सुयोंग अपने बालों से अपना मुंह छुपाती है और भागते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जब सुहो भी नहाकर बाहर आता है तो बैंड्रियो उसे टॉवल देता है। तो सुहो कहता है कि ये क्या। बैंड्रियो कहता है कि नहीं चाहिए तो रहने दो। तो सुहो कहता है कि अरे नहीं नहीं, और टॉवल ले लेता है। फिर वहाँ खड़े होरांग जब उन दोनों को ऐसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तो बैंड्रियो उनसे कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। तो वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। सुहो कहता है कि इन लोगों को क्या हुआ, हमें देखकर ये डर क्यों गए। तो बैंड्रियो कहता है कि अच्छा मुझे तो नहीं लगता। और फिर सोच रहा होता है कि कल आखिर क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। तो बैंड्रियो कहता है कि मेरी एक बात याद रखना, कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। तो सुहो कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या। फिर जब पीजू होरांगरे के अंदर आ रहे होते हैं तो सोयोंग पीजू को आवाज देकर बुलाती है। पीजू जल्दी से उसे लेकर साइड पे होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम मुझे मरवाना चाहती हो क्या। सोयोंग उन्हें हद देती है और कहती है कि ये आप प्लीज बैंड्रियो को दे देना। पीजू कहते हैं क्या कल बैंड्रियो ने कुछ किया था। तो सोयोंग कहती है कि अरे नहीं, उसने कुछ नहीं किया और इससे उसकी जान बच जाएगी। सोहो को दिखाते हैं जिसके सर में दर्द हो रहा होता है और कहता है कि ये मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है। और फिर उसे रात की बातें धुंधली धुंधली सी याद आने लगती हैं। तो कहता है कि आखिर वो इंसान कौन था। फिर पीजू बैंड्रियो को वो खत देते हैं। बैंड्रियो कहता है कि ये मेरे लिए आया है। तो पीजू कहता है कि जी। फिर बैंड्रियो वो खत पढ़ने लगता है। सुयोंग कहती है कि चाहे मेरा भाई दिखने में जितना मर्जी होशियार लगता हो, लेकिन वो एक नंबर का बेवकूफ और गुस्से वाला है। उसमें ताकत तो बहुत है लेकिन उसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, और फिर इसीलिए मैं खत लिखकर उसे कुछ भी समझा नहीं सकती। तुम थोड़ी देर सब्र करो और छुपे रहो, जब वो घर आएगा तो मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी कि तुमने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया था, बल्कि सारी गलती मेरी थी। फिर आरो को दिखाते हैं जो नदी किनारे बैठी हुई सोच रही होती है। फिर वहाँ पर मोम्योंग आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आरो कहती है कि वो मुझे कुछ कपड़े धोने हैं। आरो कपड़े धोने वाली होती है कि मोम्योंग कपड़े लेता है और धोने लगता है। आरो बस मोम्योंग को देख रही होती है। तो मोम्योंग उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो आरो कहती है कि कुछ भी तो नहीं, एक बहन के अपने भाई को अब देख भी नहीं सकती और एक छोटा बच्चा खोने पर अपना नाम तक भूल सकता है, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम भूल गए होगे कि हमारी माँ गूंगी थी। मोम्योंग आरो को बस देख रहा होता है। तो आरो कहती है कि मैं बस तुम्हें बता रही हूँ और तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो। फिर मोम्योंग कपड़े धोता हुआ आरो के ऊपर पानी फेंकता है तो आरो भी उसके ऊपर भी पानी फेंकती है। मोम्योंग आरो के बाल से हिलाता है और कहता है कि चलो अब तुम जाओ और ध्यान से जाना और सुनसान गलियों से मत जाना। फिर जब आरो घर जा रही होती है तो सोयोंग उसके सामने आ जाती है। आरो कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सोयोंग कहती है कि वहाँ पर किसी का कत्ल तो नहीं हुआ ना। तो आरो कहती है कि अरे कैसी बातें कर रही हो। सोयोंग कहती है कि अरे बताओ ना, मेरे भाई ने कहीं बैंड्रियो को मार तो नहीं दिया। तो आरो कहती है कि अभी तक तो नहीं। तो सोयोंग कहती है कि शुक्र है। और फिर आरो सोयोंग से कहती है क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी। तो सोयोंग कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों ड्रिंक करने के लिए आ जाती हैं। आरो उसे कहती है कि तुम मुझे कब से जानती हो। तो सोयोंग कहती है कि शायद 12 साल से। मेरे भाई की वजह से सभी बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते थे और सिर्फ तुम ही थी जो मेरे साथ खेलती थी। आरो कहती है कि मेरी माँ नहीं थी और सभी बच्चे मुझे चिढ़ाया करते
थे और तुम ही थी जो मेरे साथ खेलती थी। आरो कहती है कि मुझे मेरा भाई पसंद है, तो सुयोंग कहती है कि मुझे भी तुम्हारा भाई बहुत पसंद है और मुझे तो उससे जलन होती है। अगर वो तुम्हारा गला दबाता तो शायद मुझे जलन ना होती। फिर आरो अपना लॉकेट देते हुए रोने लगती है, तो सुयोंग कहती है कि क्या हुआ। आरो कहती है कि मैं सच में ये चाहती हूँ कि वो मेरा बड़ा भाई हो, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो मेरा भाई ना हो। तो सुयोंग कहती है कि क्या मतलब। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं जो मैकजोन की बातों को सोच रही होती है। जब मैकजोन ने कहा था कि मैं जितना इंतजार करूंगा आप उतनी ही ज्यादा ताकतवर होंगी और अब मैं एक ताकतवर होरांग बनना चाहता हूँ और मैं बनूंगा भी, ये मेरा आपसे वादा है। और फिर ये सोचते हुए क्वीन जीसू को चक्कर आने लगते हैं। मोयोंग उन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि मैं शाही वेद को बुलाती हूँ। तो क्वीन जीसू कहती है कि नहीं, वेद आन जी को बुलाओ। फिर वॉरियर लोग वेद आन जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको भी मेरे साथ महल चलना होगा। तो वेद आन जी कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे अभी एक मरीज को देखने के लिए जाना है। ये कहकर वेद आन जी वहाँ से जाने लगते हैं। तो वॉरियर लोग कहते हैं कि मैं यहाँ आपसे भीख मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि ये आपके लिए हुक्म है। वेद आन जी क्वीन जीसू को चेक कर रहे होते हैं और फिर उन्हें योंगसिल की बातें याद आती हैं। योंगसिल कहता है कि क्वीन जीसू को मारने का मेरे पास एक तरीका है और वो उसे आहिस्ता आहिस्ता मरेंगी। वेद आन जी उन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं। तो योंगसिल कहता है कि इतना हैरान क्यों हो रहे हो, ये बात तो सब जानते हैं। महल के तकरीबन सभी लोग अब मेरी साइड पर हैं, लेकिन मुझे कोई भी जल्दी नहीं करनी है। उसकी मौत भी आहिस्ता से होगी और बिल्कुल नेचुरली होगी, जिससे कि कोई मसला भी नहीं होगा। जब मैं नए महाराज को महल लेकर जाऊंगा। तो आंटी कहते हैं कि ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो योंगसिल कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। वेद आंटी चेक करते हुए ये सोच रहे होते हैं कि पिछली बार से ये नस और भी ज्यादा खराब हो गई है, इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, यानी कि ये जहर है। फिर वो क्वीन जीसू से पूछते हैं कि क्या आपके सीने में कभी दर्द होता है। तो क्वीन जीसू कहती है कि हाँ, कभी कभी, और शायद मुझे ये बीमारी इसलिए हुई क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। मैंने तुमसे तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे को अलग कर दिया, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारा बेटा तो वापस मिल गया है। वेदांत जी कहते हैं कि आपको शायद कमजोरी हो गई है, इसलिए तबीयत बिगड़ रही है, तो आपको ज्यादा आराम करना चाहिए। क्वीन जीसू कहती है कि क्या ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। वेदांत जी कहते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं है तो अपनी शाही वेद को बुलवाकर चेक करवा लीजिएगा। क्वीन जीसू कहती है कि इस महल में ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं यकीन कर सकूं सिवाय तुम्हारे। मुझे वो वक्त याद आता है जब तुमसे शादी करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार थी। हम बच्चों की तरह खेतों में दौरा करते थे, वहाँ से नीला आसमान कितना साफ दिखाई देता था। तुम्हारी आंखों में मेरे अलावा कोई और नहीं दिखता था। और क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो? और अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ तो क्या तुम मेरे पास लौट आओगे? वेदांत जी कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगते हैं और जाते हुए वो महारानी की चाय देखते हैं। फिर वो चाय लेते हैं और मोयोंग से पूछते हैं कि क्या ये क्वीन जीसू की चाय है। तो वो कहती है कि जी हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा है? वेदांत जी चाय को स्मेल करते हैं और उसे पीकर देखते हैं। मोयोंग कहती है कि क्या हुआ, क्या इस चाय में कोई कमी रह गई है? तो वेदांत जी कहते हैं कि नहीं, कोई कमी नहीं है, बस वैसे ही पूछा था मैंने। फिर वे होंग और योंगसिल को पीजू के पास दिखाते हैं। वे होंग कहता है कि तुम यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी हो, फिर यहाँ पर जॉब क्यों करते हो? पीजू कहता है कि बस वैसे ही पैसे लगाने के लिए, और वैसे भी एक कारोबारी इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही चाहिए ना, और ये मेरे लिए बेहतरीन तरीका है मंत्रियों के साथ ताल्लुकात बनाने का। विहोंग कहता है कि मैंने आंजी के बेटे के बारे में तुमसे पूछना था, तुम्हें उसके बारे में जो कुछ भी पता है वो योंगसिल को बताओ। तो पीजू कहता है कि लेकिन वो किस लिए? तो विहोंग कहते हैं कि जो पूछा गया है बस उसका जवाब दो, आगे से सवाल मत पूछो। योंगसिल कहता है कि मैं होरांग के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो सभी कैसे हैं। पीजू कहता है कि वो चतुर वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है, कभी कभी तो लगता है कि वो बहुत समझदार है और कभी लगता है उसे कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ, वो शहर के बाकी सभी नौजवानों के मुकाबले में सबसे अलग है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो योंगसिल कहता है कि चतुर चील। तो पीजू कहता है कि हाँ, वो चील की तरह अपने दुश्मन पर हमला करता है और शायद इसीलिए सभी उसे चतुर चील के नाम से जानते हैं, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा निराला शख्स है, या फिर यूँ कहें कि थोड़ा सा अजीब, बहुत ही अजीब। योंगसिल कहता है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो अपने बाप जैसा नहीं है। हिरारो को दिखाते हैं जब वो जा रही होती है तो मैकजोन उसके पास आता है। हारो के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स देता है और कहता है कि मैं जा रहा था तो ये रास्ते में पड़ा हुआ था, तो तुम इसे रख लो। हारो वो डिब्बी खोलती है तो उसमें सुइयां पड़ी होती है। तो हारो कहती है कि तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तो मैकजोन कहता है कि मैं ये तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, ये तुम सोच के तो देखो, और वहाँ से चला जाता है। तो आरो कहती है कि क्या हो गया है इसे, ये क्या मुझसे मुफ्त में इलाज करवाना चाहता है? आरो उसमें से एक सुई निकालती है और कहती है कि अरे ये क्या, ये तो सोने की सुई
है। फिर आरो बीजू के पास आती है। बीजू कहता है कि ये सब कुछ तुमने कैसे किया? तो आरो कहती है कि क्या किया है मैंने? तो बीजू आरो का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में लेकर आता है। आरो के रूम में पर्दे लगे होते हैं और भी बहुत सी चीजें वहाँ पर पड़ी होती हैं। बीजू कहता है कि देखो तो ये पर्दे कितने नायाब हैं और पानी पीने के लिए ऐसी चीजें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो आरो कहती है कि लेकिन ये सब आए कहाँ से? तो बीजू कहता है कि कुछ कह नहीं सकते, क्या पता उसने गुस्से में भेजे हो या फिर तुम्हारा दिल जीतने के लिए। आरो कहती है कि किसी वेद का कमरा इस तरह से सजा होता है क्या? बीजू कहता है कि तुम्हें किसी की मेहरबानी की कदर ही नहीं है, तुम्हें पता भी है कि ये सब कुछ कितना महंगा है। तो आरो कहती है कि क्या चांदी के ढेर सारे सिक्के? तो बीजू कहता है कि तुम पागल हो क्या, इसमें तो ढेर सारे सोने के सिक्के लगे होंगे। तो आरो कहती है कि क्या वो ये सब कुछ मुझे दे देता? कितना बेवकूफ आदमी है कि उसने लाखों सिक्के ऐसे ही उड़ा दिए। मैक्चोन बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है और पाहु से कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये सब उसे पसंद आएगा। पाहु कहता है कि अजीब बात है, मुझे तो लगा था कि एक औरत को खुश करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन शायद ये उसकी पसंद नहीं है। तो मैक्चोन कहता है कि तुम जाओ यहाँ से और अब मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इतने में आरो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो आरो कहती है कि ठीक है, पर ये तुम मुझे क्यों देना चाहते थे? तो मैक्जॉन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, तुम इतनी ज्यादा होशियार नहीं हो, लेकिन तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो, और अब दे ही दिया है तो रख लो, नहीं तो फिर तुम इसे फेंक देना। और ये कहकर मैक्जॉन वहाँ से जाने लगता है। आरो कहती है कि ये पता नहीं क्या कर रहा है और ऊंची आवाज से कहती है कि तुम्हारी माँ को पता है कि तुम पैसे ऐसे बर्बाद कर रहे हो? तो मैक्जॉन इसका जवाब नहीं देता और चला जाता है। फिर हमें सभी होरांग को होरांग गार्ड के साथ दिखाते हैं। होरांग गार्ड उन सबके साथ फाइट कर रहे होते हैं और सबको 2 मिनट में ही मार के फेंक देते हैं। सभी होरांग कहने लगते हैं कि कितनी तेजी से मारता है, ये तो अपनी तलवार से 1 मिनट में ही किसी को खत्म कर सकता है। फिर होरांग गार्ड से लड़ने के लिए सूहो जाता है। तो एक होरांग कहता है कि सूहो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दूसरा होरांग कहता है कि इस राज्य में सबसे अच्छा सूहो ही है तलवारबाज। लेकिन फिर सूहो भी होरांग गार्ड से हार जाता है। फिर मैक्जॉन होरांग गार्ड से लड़ने के लिए आता है। मैक्जॉन के मूव्स देखकर होरांग गार्ड भी हैरान हो जाते हैं और सभी होरांग भी मैक्जॉन को चीयर कर रहे होते हैं। और फिर यूं ही मैक्जॉन होरांग गार्ड के सामने टिक जाता है। मोहम्योंग भी मैक्जॉन को देख रहा होता है और वो जिस तरह से लड़ रहा होता है इसके बारे में सोच रहा होता है। और फिर होरांग गार्ड के 10 मूव्स को ही रोकना होता है, जो कि मैक्जॉन कर लेता है और मैक्जॉन जीत जाता है। फिर मैक्जॉन और मोहम्योंग आपस में तलवारबाजी करते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।